नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ आरंभ पर। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यह माना जा सकता है कि आप IAS बनना चाहते हैं। आप में से कई लोगों ने IAS बनने का सपना देख लिया है। वो UPSC की परीक्षा को पास करना चाहते हैं। उन्होंने यह सपना देख लिया है कि वो भारत की नीति निर्माण में अपना भागीदार बनना चाहते हैं। नीतियाँ कैसे बन रही हैं उसमें भाग लेना चाहते हैं, खुद नीतियाँ बनाना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पर उन नीतियों को लागू होना देखना चाहते हैं, लागू करवाना चाहते हैं और समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग की आवाज़ बनने की आपने ठान ली है। तो अगर ठान ली है तो आपको ये परीक्षा पास करनी है। और ये परीक्षा ऐसी वैसी परीक्षा नहीं है, कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती भारत की। इसीलिए इस तक पहुंचना आसान नहीं है, इसका रास्ता बड़ा कठिन है। और रास्ता कठिन है तो इसलिए मंजिल पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। आसानी पर कैसे पहुंचा जाएगा मंजिल पर? मंजिल क्या है आपकी? IAS बनना। तो उस IAS बनने की मंजिल का रास्ता है स्ट्रक्चर और सिलेबस को सही से समझना। अगर आप ये नहीं समझते सही से तो फिर तैयारी एक समय की बर्बादी हो जाएगी। आप किधर भी किसी भी दिशा में तैयारी कर रहे होंगे, फिर अगर सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपकी दिशा स्पष्ट हो जाएगी कि मुझे इस दिशा में तैयारी करनी है, ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। तो आप फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम UPSC एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है और क्या सिलेबस है ये समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू जान लेते हैं इसका। तो ओवरव्यू ये कि इसकी आयोजक संस्था कौन है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम शॉर्ट में UPSC कहते हैं। ये परीक्षा आयोजित कराती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया UPSC एग्जाम, जबकि इसका पूरा नाम है UPSC CAC सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, ये जो है वर्ष में एक बार होता है। वर्ष में एक बार होता है प्री, उसके बाद जो है मेंस के बाद इंटरव्यू, फिर नेक्स्ट ईयर आता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिंपल है, प्रशासनिक सेवाओं जैसे IAS, IPS, IFS आदि के लिए योग्य और समर्पित अधिकारियों का चयन करना। इस परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य यही है। ठीक है, इसका माध्यम क्या होता है? इसमें हिंदी या इंग्लिश माध्यम आप चुन सकते हैं। और जो आप जब लैंग्वेज पेपर होते हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि लैंग्वेज पेपर जो है रीजनल लैंग्वेज में होंगे, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में होंगे। तो दो माध्यम होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। और उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जनरल और EWS के लिए ये 21 साल से लेकर के 32 साल है। यानी न्यूनतम उम्र कितनी है? 21 साल। ये सभी के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल है। और अधिकतम जो उम्र है जनरल के लिए या EWS के लिए वो 32 साल निर्धारित की गई है। OBC के लिए 35 साल निर्धारित की गई है। और SC ST के लिए वो 37 वर्ष का निर्धारण किया गया है। वहीं अगर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की बात करें तो उनके लिए यह 42 वर्ष है। ठीक है, और अगर बात करें कि कितने अवसर मिलते हैं, अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं आप, तो अटेम्प्ट को भी अलग अलग निर्धारण किया गया है। जनरल एवं EWS के लिए ये 6 प्रयास हैं। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या EWS के आप पात्र हैं तो आप 6 प्रयास कर सकते हैं। 6 अटेम्प्ट दे करके आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर उसमें नहीं होता है तो आप बाहर, और अगर हो जाता है तो आप IAS अधिकारी बन ही जाते हैं, या जो भी आपने तय किया है वो बनेंगे। OBC के लिए ये प्रयास 9 निर्धारित किए गए हैं। यानी OBC का कोई कैंडिडेट है तो वो 9 अटेम्प्ट दे सकता है। वहीं अगर SC ST की बात करें तो 37 वर्ष की आयु सीमा तक वो दे सकता है। तो एक तरीके से इसी को कई लोग कहते हैं अनलिमिटेड, यानी कि 37 वर्ष तक वो अनलिमिटेड दे सकता है। और ये शारीरिक रूप से विकलांग जो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये भी अपना दे सकते हैं अटेम्प्ट। ठीक है, इसके बाद समझते हैं कि इसमें कौन कौन से चरण होते हैं, परीक्षा का क्या प्रारूप होता है। तो परीक्षा के प्रारूप की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में पहला चरण है आपका प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम इंग्लिश में प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं। और वही उसके बाद दूसरी है मुख्य परीक्षा। क्या होती है इसे हम डिटेल में समझेंगे आगे एकदम। इसका सिलेबस क्या है इसको भी पूरी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्यों पूछा जा रहा है, वो क्यों रखा गया वो पाठ्यक्रम में, इंटरव्यू में अगर आपसे उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्यों पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे हम, है ना। इसके बाद तीसरा इसका चरण आता है व्यक्तिगत परीक्षण, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर आप प्री पास करेंगे तब आप नेक्स्ट चरण में जाएंगे,
अगर आप ये पास कर लेंगे तो इसके बाद तीसरा चरण, और इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है, और वही फाइनल मेरिट तय करती है आप आईएएस बनेंगे या आप आईपीएस बनेंगे या आप आईएफएस बनेंगे। जो भी आपने तय किया है बनने का, उसके अनुसार आपको अपना मेरिट लानी पड़ेगी, यानी आपको अपनी रैंक को उसी के अनुसार लानी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जितनी उतनी मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी रैंक आएगी। जितनी आपकी तैयारी सही दिशा में होगी उतने अच्छे नंबर आने के चांस हो सकते हैं, या आप उसको परीक्षा को पास करने के मजबूत हो सकते हैं, है ना। समझते हैं एक एक करके। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं इसके। पहला एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और एक होता है सीसेट का। दोनों की अवधि जो है वो 2-2 घंटे निर्धारित है, ठीक है। 2 घंटे में आपको सभी इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हल करना होता है, और ये वैकल्पिक बहुविकल्पी होते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी होते हैं, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे A B C D, उसमें से आपको तय करना कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। इस तरीके से आपको तय करना होता है। वो आपको अपने ज्ञान के आधार पर तय करना होता है, अपनी नॉलेज के आधार पर तय करना होता है। तो ये बहुविकल्पी होता है, एमसीक्यू टाइप के में प्रश्न होते हैं। पहला पेपर जो है 200 अंकों का होता है, वहीं सेम दूसरा पेपर भी जो है आपका वो भी 200 अंकों का होता है, लेकिन इसमें 100 प्रश्न आते हैं और इसमें 80 प्रश्न आते हैं। ये सीसेट का है। इसमें आपसे जनरल स्टडी यानी इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर जो होता है, करंट अफेयर से भी इसमें जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जनरल स्टडी में ये पूछा। जबकि सीसेट की बात करें तो सीसेट में जो है मैथ, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, तो इस तरीके से क्वेश्चन उसमें आते हैं। इसकी दोनों की निर्धारित जो समय सीमा है वो 2 घंटे इसमें ही आपको करना होता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, इसके नंबर तो मेरिट में जो इसके जो है आप जो भी इसमें अटेम्प्ट देंगे या जितने भी आप सही या गलत करेंगे उसके हिसाब से जो भी आपके नंबर बनेंगे वो नंबर आपको जो है आगे एलिजिबल करते हैं मेंस लिखने के लिए। जबकि सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें 33% नंबर लाना अनिवार्य है। इससे अगर आपके कम हुए नंबर तो आप जो है फिर अगले चरण में नहीं जाते हैं। बेशक आपने पेपर 1 में बहुत अच्छे नंबर ले आए हो, लेकिन जब तक आपका पेपर 2 यानी सीसेट पास नहीं होता, क्वालिफाई नहीं होता है, आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो न्यूनतम अंक जो है 66 बनते हैं। अगर 33% का निकाले तो न्यूनतम अंक आपको 66 लाने ही लाने हैं। 66 से आपने 65.5 रह गए, 65 रह गए तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, ठीक है। तो ये केवल उत्तीर्ण करने के लिए होता है, इसका अंक मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है आजकल जो है सबसे ज़्यादा हुआ बना हुआ है लोगों के बीच में। कई लोगों के लिए जो अगले चरण को यही रोक रहा है, वो यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर ले आ रहे हैं लेकिन सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इस पर आपको पर्याप्त ध्यान देना है, इसका सिलेबस समझना है, सबको समझना है। इसके बाद दूसरा चरण आता है। तो पहला जो प्रीलिम्स क्या था, उसके माध्यम से यूपीएससी कर क्या रही है। यूपीएससी आपको टेस्ट कर रही है कि आप मुख्य परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। इतना काम है बस प्रीलिम्स का। मेरिट निर्धारित नहीं करेगा वो, रैंक निर्धारित नहीं करेगा, कौन सा पद मिलना चाहिए आपको ये भी निर्धारित नहीं करेगा वो केवल ये निर्धारित कर रहा है, यानी यूपीएससी उसके माध्यम से ये टेस्ट कर रही है आपका कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं, आप उतनी योग्यता रखते नहीं रखते, आपको मेंस लिखवाया जाए नहीं लिखवाया जाए, तो उसके माध्यम से ये तय करती है। जबकि मुख्य परीक्षा जो है मेंस, ये आपका तय करता है कि आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इंटरव्यू में पहुंचेंगे, आप जितने अच्छे नंबर लाएंगे, जितने अच्छा आपने आंसर राइटिंग की होगी, यानी आंसर जितने अच्छे लिखे होंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, और उतने अच्छे नंबर आएंगे तो आपकी मेरिट में और रैंक अच्छी बनने के चांस होंगे। और अगर रैंक अच्छी बन गई तो क्या होगा, आपकी मनपसंद जो आपकी सर्विस आपने चूज की है वो मिल सकती है, जिसका आपने सपना देखा है वो मिल सकता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि बिना सिलेबस और स्ट्रक्चर के आप इसको पार नहीं कर पाएंगे। उसको गहराई से समझिए, आत्मचिंतन कर लीजिए, उसका आत्मा में उतार लीजिए उसे अपनी में, ठीक है। तो ये जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, वर्णनात्मक। यानी अब तक हमने क्या किया था प्रीलिम्स में, वो केवल टिक किए थे, ए बी सी में से 4 में से एक हमें चुनना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ रिटन है, आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा, उसके 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है।
कोई 200 या 250 का हो सकता है। तो आपको क्रम बाय क्रम उसको पहले इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन इस तरीके से पूरे उससे लिखना है स्पष्टता के साथ में, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। और इसमें क्या चेक करता है यूपीएससी, क्या चेक कर रही है इसके माध्यम से? चलो साहब, प्रीलिम्स में तो चेक कर लिया कि आप मेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब इसके माध्यम से क्या चेक कर रही है? प्रीलिम्स का आपको ये भी बता दूं, प्रीलिम्स बहुत सिंपल सी बात है कि प्रीलिम्स के माध्यम से यूपीएससी ये देखना चाहती है कि क्या आपको भारत और दुनियादारी की बेसिक समझ है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों आपको आगे ले जाए, बाहर करेंगे यहीं पे, ठीक है। तो मेंस में वो समझ जानना चाहती है कि आपके पास गहराई से समझ है कि नहीं है, आप उस तरीके की समझ को रखते नहीं रखते हैं। इसमें क्वेश्चन उसी तरीके के बनाए जाते हैं जिससे पता कर लिया जाता है कुछ हद तक, ठीक है। उसके बाद विश्लेषणात्मक क्षमता आपकी कितनी है, कैसी है, किसी उसको टॉपिक दिया जाता है तो आप पर उसका किस तरीके से विश्लेषण करते हैं, कितनी स्पष्टता होती है, उसमें तार्किक होता नहीं होता है, तो ये जानने का प्रयास करती है। अभिव्यक्ति की स्पष्टता का मूल्यांकन, आप जो भी लिख रहे हैं, आपके मान के चलें कि अगर यूपीएससी ने किसी खास मुद्दे पर आपके विचार मांगे हैं तो वो विचार आप कितने बाइस्ड होकर दे रहे हैं या कितने जो है तटस्थ होकर के दे रहे हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति की उसमें पहचानी जाती है। किस तरीके से आप अभिव्यक्त करते हैं चीज़ों को, स्पष्ट तरीके से करते नहीं करते हैं, तर्कपूर्ण करते नहीं करते हैं, हवा में कुछ भी तो नहीं छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये समझने का प्रयास करती है यूपीएससी। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं जिसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक अंग्रेजी का पेपर होता है पेपर ए और एक होता है भारतीय भाषा का पेपर बी। तो इसके माध्यम यानी कि जो भारतीय भाषा का पेपर है इसमें जो संविधान की 8वीं अनुसूची है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची, उसमें से एक भाषा आपको चुननी होती है, वो आप अपनी मर्जी के अनुसार चुनेंगे, उस भाषा को आप पेपर देंगे पेपर बी में। तो ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और केवल इसमें 25% अंक लाना आवश्यक होता है। जैसे सीसेट में था ना 33% लाना अनिवार्य था, ऐसे ही इसमें 25% नंबर जो है आपको लाने ही लाने हैं। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपके जो आगे के जो पेपर हैं, जो 7 मेरिट टेस्ट पेपर हैं, उनको चेक नहीं किया जाएगा, आपको यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। अरे भाई ये तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसे बाहर करो, आगे क्या चेक करना है इसका। तो आपके 7 पेपर चेक नहीं होंगे। 7 पेपर चेक करने से पहले यूपीएससी इन 2 को चेक कर रही है, ठीक है। ये मेरिट पेपर होते हैं, यानी कि मेरिट पेपर का मतलब क्या है कि इनके अंक जुड़ेंगे, इनके अंक आपको मेरिट बनाने में मददगार साबित होंगे, इनके अंक आपको रैंक दिलाने में मददगार साबित होंगे, इनके अंक आपको आपकी जो मन पसंदीदा सर्विस है उसको चुनने में मददगार साबित होंगे। यही अंक होंगे जो आपको आईएएस बनवा सकते हैं, आईपीएस बनवा सकते हैं, आईआरएस, आईएफएस, जो भी बनना चाहते हैं बनवा सकते हैं। और यही अंक आपको इस परीक्षा से बाहर करवा सकते हैं। अगर आपने अच्छा आंसर नहीं लिखा है, अच्छे नंबर नहीं आए, तो आपको यूपीएससी अगले चरण में ले ही नहीं जाएगी बाहर, क्योंकि आप मेरिट में पिछड़ जाएंगे। कम नंबर लाएंगे तो मेरिट में अपने आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है। तो 7 पेपर होते हैं। निबंध का होता है, इसमें सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं। वैकल्पिक विषय होता है जिसे आप खुद चुनेंगे, वो इसमें 2 पेपर होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 9 पेपर होते हैं इसमें, ठीक है। आप समझते हैं कि इसके एक देख लेते हैं इसे, इसकी एक समरी को। विषय भारतीय भाषा मैंने बताया, 8वीं अनुसूची में से आपको कोई चुननी होगी। क्वालिफाइंग है, 300 नंबर का होता है, 25% आपको लानी है इसमें, ठीक है। सेम अंग्रेजी का पेपर है, पेपर बी, क्वालिफाइंग है ये भी, और 300 नंबर का ये भी, इसमें भी आपको 25% लाने अनिवार्य हैं। इसके बाद आता है निबंध का पेपर। निबंध के पेपर में आपको मेरिट अंक जो है आगे जुड़ेंगे, यही जो है आपकी नंबर को, आपकी मेरिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। 250 नंबर का होता है ये, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताएंगे आगे भी उसको भी। उसके बाद आता है GS1। GS1 यानी कि मेरिट में शामिल होता है, ये भी 250 नंबर का होता है। सेम GS2, GS3, GS4 250 नंबर के होते हैं। इसके बाद वैकल्पिक विषय, ये आप चूज करेंगे। इतिहास हो सकता है आपका, हिस्ट्री यानी कि जियोग्राफी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, या कोई भी अपने रुचि के अनुसार जो भी आप तय करेंगे वो आपका वैकल्पिक विषय होगा। और उसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें भी जो है 250 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से इन जो है सबका योग बन जाता है 1750 ये नंबर। और आगे जब आप इंटरव्यू में अगर पहुंचते हैं तो उसके 275 नंबर, तो इनको जोड़ करके टोटल बन जाता है 2025 नंबर, ठीक है। तो टोटल 2025 का जो है मेंस और इंटरव्यू आपका पेपर होता है।
चलिए समझते हैं अब इसके पेपर जो भी जनरल स्टडी के हमने जो पेपर देखे ना GS1 से लेकर के GS4 तक, उसका जो है विस्तार से समझते हैं, उसका विषय विस्तार करते हैं, यानी कि उसके सिलेबस को समझते हैं क्या सिलेबस है। तो GS1 पेपर का सिलेबस है भारतीय विरासत। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल क्या क्या टॉपिक शामिल किए जा रहे हैं, वो है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल तथा समाज। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस पहले पेपर में आते हैं। वो कौन से होते हैं, प्राचीन से आधुनिक भारतीय कला एवं संस्कृति जो इसमें जुड़ जाती है ना। प्राचीन भारतीय विरासत और संस्कृति में आपकी प्राचीन से आधुनिक भारतीय कला एवं संस्कृति आती है। इसके बाद विश्व का इतिहास आपको इसमें पढ़ना होता है, उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है आपको। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास जो लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होता है और वो वर्तमान तक चलता है। ठीक है, इसमें सिंपल भाषा में एक लाइन में कहा गया आधुनिक भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम। भारत एवं विश्व का भूगोल, ये आपको पढ़ना समझना है, गहराई से जाना है इसमें, इतना भी गहरा नहीं चला जाना है कि आपको विषय विशेषज्ञ बन जाना है, नहीं, काम भर का जानना है आपको। ठीक है, भारतीय समाज में विविधता, महिला सशक्तिकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण के प्रभाव, ये पेपर 1 के अंतर्गत आते हैं। पेपर 1 के बाद GS पेपर 2 देखेंगे तो उसमें शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषय शामिल हैं। इसमें जो भारतीय संविधान की आपको विशेषता जाननी होती है, क्या विशेषता हैं वो आपको समझना है। संसद कैसे कार्य करती है, किस तरीके से नीति बनाती है, इसके क्या प्रभाव है ना, इसके लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, किन विषयों पर नियम बना सकती है, नहीं बना सकती है, ये सारी बात समझनी है। न्यायपालिका को समझना है आपको, जजमेंट जो देती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या निचले स्तर पर जनपद कोर्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, शक्ति का प्रतिकरण सिद्धांत यहाँ लागू हो रहा है, वो सारी बातें आपको यहाँ कुल मिला के समझनी है। कार्यपालिका की क्या भूमिका है, जब ये दो हैं तो तीसरे का क्या काम है, ये क्या काम करती है। कार्यपालिका आपने नाम सुना है, जब आप IAS बन जाएंगे तो उस कार्यपालिका में आप भी हिस्सा होंगे, आप उसके पार्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की जो शक्तियां हैं वो कौन सी शक्तियां हैं, किन विषयों पर जो है राज्य जो है नियम कानून बना सकता है, या केंद्र सरकार राज्य के किस विषय पर कानून बना सकता है, दोनों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों से संबंध कैसे है, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान, चीन, इस तरीके से इन देशों से हमारे किस प्रकार के संबंध हैं, वो सारी बातें आपको समझनी पड़ती हैं। इतिहास से संबंध बनते हुए आते हैं, वर्तमान में चल रहे हैं तो उनका इतिहास से क्या प्रभाव पड़ रहा है, वर्तमान में वो संबंध बदल रहे हैं तो क्यों बदल रहे हैं, इनके पीछे की राजनीति क्या है, ये सारी बातें आपको समझनी होती हैं इसमें। ठीक है, वैश्विक संगठनों में भारत की भूमिका, ठीक है, UN हुआ, WTO हुआ, ऐसे संगठनों में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की क्या भूमिका है, किस तरीके से भागीदार है भारत जो है, उनका प्रभाव क्या पड़ता है, ये सारी बातें आपको GS2 पेपर में समझनी है। ध्यान रखें, जब तक सिलेबस आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी दिशा क्लियर नहीं होगी। दरअसल सिलेबस जो है ना एक मैप की तरह है। मैप देखते हो ना, गूगल मैप, कहीं कोई लाइन जा रही है, कहीं कोई सड़क जा रही है, कोई कहीं जा रहा है, आपने मंजिल तय कर दी है कि मुझे जो है दिल्ली जाना है गुड़गांव से, तो मंजिल तय कर दी, अब रास्ते तो कई सारे हैं, अब कौन सा शॉर्ट रास्ता है आपको वो तय करना पड़ेगा। उसमें से शॉर्ट में भी ये तय करना है कि वो सरल है कि नहीं है, कठिन भरा, पता नहीं कि उस रास्ते पर निकले और बीच में एकदम तोड़ गए, मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए, रास्ता तो शॉर्ट था, या इतना लंबा रास्ता चुन लिया आपने कि आपको पहुंचना था आधे घंटे में, आपको लग गए 2 दिन, ये भी नहीं। तो मैप को आप जितना क्लियर करके, जितना स्पष्ट देखते हैं उतना आपका रास्ता क्लियर होता है। वैसे ही आप जितना जो है सिलेबस को, UPSC के स्ट्रक्चर को, एग्जाम के स्ट्रक्चर को, सिलेबस को जितना क्लियर तरीके से, जितना स्पष्ट तरीके से देखेंगे उतनी ही आपकी दिशा क्लियर होगी, आपका रास्ता क्लियर होगा, और उसी हिसाब से जब रास्ता क्लियर होगा तो आपको मंजिल तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ना सिलेबस एक मैप की तरह है, याद रखना, मैप को जितना स्पष्ट देखेंगे उतना आपको आसानी होगी रास्ते तक, मंजिल तक पहुंचने में। ठीक है, इसके बाद GS पेपर 3 में वही प्रौद्योगिकी, विज्ञान, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों से संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं, या उससे विषय से संबंधित आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें समावेशी विकास और नीति, इससे संबंधित कौन सी नीति बनाई जा रही है, समावेशी विकास होता क्या है। ठीक है, और समावेशी विकास की जरूरत क्या पड़ी, विकास क्यों नहीं कर ले रहे, केवल समावेशी विकास ही क्यों कर रहे हैं,
तो ये बात समझनी है आपको। कृषि में किस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, कृषि में हम किस नंबर पर हैं, या किस तरीके से जो है ये खाद्य आपूर्ति करता है, ये सारी बातें आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी, विज्ञान के अनुप्रयोग, पर्यावरणीय संरक्षण, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां जैसे आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध, ऐसे विषयों को आपको समझना है, पढ़ना है, जानना है। ठीक है, इस तीसरे पेपर में इसी के अनुसार आपके क्वेश्चन आते हैं। चौथे पेपर की बात करें, ये एथिक्स का पेपर होता है, नैतिक नीति शास्त्र। ठीक है, इसमें नैतिकता, ईमानदारी और अभिरुचि जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इसमें नैतिकता एवं मानव अंतःक्रिया यानी एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दृष्टिकोण किस तरीके से बनते हैं, या आप किस तरीके का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, इसके पीछे के क्या आपके मूल्य भूमिका निभाते हैं, ये सारी बातें इसमें होती हैं। तो आपको ये जानना समझना है। योग्यता एवं मूलभूत मूल्य आपके जो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, ये जानना है। मूल्य कैसे बनते हैं आखिर में, ये कैसे निर्धारण होता है कि कोई मूल्य जो है वो नैतिक है और कोई मूल्य अनैतिक है, ये कैसे निर्धारण होता है। आप जो किसी खास वर्ग के प्रति घृणा रखते हैं तो आपका एक मूल्य है, ये अनैतिक मूल्य हो सकता है किसी दूसरे के नजरिए से। या आप मांसाहार के प्रति घृणा रखते हैं, आप कहते हैं मांसाहार खाना बेकार है, जबकि किसी के लिए बहुत अच्छी बात है, वो शौक से खा रहा है, तो क्या वो अनैतिक है जो खा रहा है? आप नहीं खा रहे हैं तो क्या नैतिक है? ये सारी बातें आपकी तय की जाती हैं या समझी जाती हैं इसके माध्यम से। तो नैतिक और अनैतिक मूल्य जो है वो कैसे निर्धारित होते हैं। कहीं जो आपके लिए वो नैतिक मूल्य हो सकते हैं वो किसी के लिए अनैतिक हो सकते हैं, और जो आपके लिए अनैतिक हैं वो किसी के लिए नैतिक मूल्य भी हो सकते हैं। ये सारी बातें गहरी है, ठीक है, तो दर्शन की हो जाती हैं। तो ये जो है इसमें आपको एथिक्स में जाननी समझनी होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये क्या चीज़ होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें जो है आप अपनी भावना को समझते हैं, उसके साथ साथ दूसरे की भावना को समझते हैं, दोनों की भावना समझ ली आपने, उसके बाद उस भावना का उपयोग करते हैं, फिर आप उसे अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेता जो होते हैं, लीडर, वो अक्सर इसमें पारंगता हासिल करके रखते हैं। वो क्या करते हैं? जनता की भावना को समझ लेते हैं, जनता की नब्ज पकड़ लेते हैं, फिर उसी के अनुसार वो भाषण देते हैं, उसी के अनुसार उनको अपने प्रति मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने पता कर लिया ना कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी भावना क्या है, इमोशन क्या है। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एआई का, लेकिन एआई से खतरनाक है ये इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपकी भावना किसी ने समझ ली, फिर आपको किसी भी तरीके से मोड़ सकता है, जोड़ सकता है, अगर आप थोड़े से वो नहीं रहते तो। ठीक है, विचारकों और दार्शनिकों का योगदान क्या है, ये समझना है। सार्वजनिक और लोक सेवा में क्या मूल्य होते हैं, सुशासन में नैतिकता, ये सारी बातें। उसके बाद आती है केस स्टडीज, जो ऊपर के जो विषय है ना, इसी से संबंधित केस स्टडी बनती हैं, उनको आपको हल करना पड़ता है। सारी रिटर्न में होता है, ये आपको रिटर्न में लिखना होता है सब कुछ। ठीक है, इसके बाद आता है निबंध। निबंध का पेपर होता है जीएस के बाद, जीएस से पहले। तो निबंध के पेपर में क्या होता है? 2 निबंध पूछे जाते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको 1000 से लेकर के 1200 शब्दों तक में लिखना होता है। इसमें आपको जो भी आपको प्रश्न दिया जाएगा, वो प्रश्न जो है अमूर्त हो सकता है, मूर्त हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, समाज से संबंधित हो सकता है, सामाजिक मुद्दे से संबंधित हो सकता है, या करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, उस पर आपको उत्तर लिखना है। मूल्यांकन का आधार क्या होता है इसमें? किसका अच्छा आपने मतलब जो भी विद्यार्थी लिख के आए, जो भी उम्मीदवार आंसर लिख के आया निबंध का, वो अच्छा है या खराब है, गलत है, उस पर नंबर ज़्यादा देने चाहिए, कम देने चाहिए, इसका निर्धारण कैसे करता है एग्जामिनर? वो करता है, वो देखता है कि इसको विषय की समझ कितनी है, हमने जो पूछा था उसको वो क्लियर समझ पाया, नहीं समझ पाया, या बस कोई एक शब्द को चुना उसने, उसी के आधार पर लिख दिया है ना। जब बिछड़ना तय है तो लोग मिलते ही क्यों हैं, एक लाइन है, इस पे लिखिए आप जो है पूरा निबंध 1200 शब्दों का। तो जब बिछड़ना तय है तो लोग मिलते ही क्यों हैं, ये हो गया एक अमूर्त जो है क्वेश्चन, तो इस पे आपको लिखना है। तो आप इस टॉपिक को कितना समझ पाए, ये आपके उत्तर में दिख जाएगा। आप जो भी निबंध लिखेंगे उसमें स्पष्ट तरीके से दिख जाएगा कि आप इसे समझ पाए नहीं समझ पाए हैं। इसके साथ साथ आप जो लिख रहे हैं वो तार्किक है, नहीं है, हवा में तो कुछ बात नहीं कह दे रहे हैं, उसके बीच कोई तो लॉजिक बने, है ना। तो तार्किक प्रभाव होना चाहिए,
ये भी नहीं होना चाहिए आपने कुछ लाइन लिखी, एक पैरा लिख दिया, दूसरे पैरा पे आए तो दूसरा पैरा पढ़ते समय पता चला अरे ये अचानक से कहां से आ गया, अभी तो कुछ बात चल रही थी, अब ये कोई दूसरी बात आ गई। तो ये प्रभाव को भी आपको मेंटेन करना रखता है। ठीक है, इसके बाद प्रासंगिकता, आपने जो लिखी है उसकी प्रासंगिकता क्या है। अभिव्यक्ति की क्षमता, आपने जो भी बातें अभिव्यक्त की हैं वो क्लियर है नहीं है, वो आप उसमें कैपेसिटी है नहीं है, ये सारी बातें इसके थ्रू जांची जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं साहब वैकल्पिक विषय पर। ये आप अपनी रुचि के अनुसार तय करते हैं कि कौन सा मुझे वैकल्पिक विषय बनाना है। कुछ लोकप्रिय विषय हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड IR, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, लिटरेचर जिसमें हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी भाषा हो सकती है। तो ये ऐसे ही अन्य भी है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कुछ भी आप जो है जो एक सूची होती है UPSC के द्वारा जारी की गई, उस सूची में से आपको चूज करना होता है। इसके 2 पेपर होते हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 250 अंक के होते हैं ये। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं कि इसके आपके लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। बिगिनर के लिए मेरे यही सुझाव है कि सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, क्योंकि यही एक वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, सिलेबस आपका एक मैप की तरह है। मैप को आप जितना स्पष्ट देखेंगे, सिलेबस को आप जितना स्पष्ट देखेंगे, उतनी ही स्पष्ट आपकी दिशा होगी, उतनी ही स्पष्ट दिशा होगी, उतना ही स्पष्ट आपका रास्ता होगा। रास्ता स्पष्ट है, रास्ता क्लियर, तो आपकी मंजिल तक पहुंचना भी आसान होगा। ठीक है, दूसरा है कम, जितनी सामग्री कम हो सके उतनी सामग्री को कम इकट्ठा करो, रिसोर्सेज को आप कम इकट्ठा करो, कम से कम रिसोर्सेज में पढ़िए। ठीक है, तो यानी कि कम हो लेकिन गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए वो रिसोर्सेज आपके। NCERT की किताब हो सकती है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हो सकती है, या किसी कोचिंग संस्थान के या स्टडी IQ के नोट्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा भंडारा नहीं बना लेना है आपको कि आपने ये भी किताब ले ली, वो भी किताब ले ली, ये भी किताब ले ली, 10 किताब इकट्ठा कर ली है पर एक भी नहीं पा रहे हैं, या 10 किताब के आपने एक एक चैप्टर, 2 चैप्टर कहीं किसी से पढ़ लिया, कहीं किसी से पढ़ लिया, जब रिवीजन की बारी आई तो समझ ही नहीं आया क्या रिवीजन करना है भाई, आपने नोट्स नहीं बनाए। तो रिसोर्सेज को कम रखना है। उसके बाद डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, ऐसे जो है अखबारों को पढ़ें। ठीक है, मंथली करंट अफेयर को पढ़ें, इससे आपका करंट अफेयर तैयार होगा। मॉक टेस्ट देते रहें, जब आप सिलेबस समझ लें उसके अनुसार जो पढ़ाई कर लें, तैयारी कर लें अपनी, तो मॉक टेस्ट भी जब साथ के साथ देते रहें। आप जो है उत्तर लेखन का प्रयास करें। ठीक है, ये आपको अभ्यास करता ही रहना है। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम जो है कि उत्तर लेखन किस तरीके से आपको सहायता देता है। तो ये आपको नियमित रूप से करना ही करना है, और निरंतरता और धैर्य बनाए रखें। आपको ये नहीं बना लेना कि आज ही मेरे को सारा सिलेबस खत्म कर देना है, आज ही मैं पूरी रामायण पढ़ डालूंगा, नहीं, धीरे धीरे पढ़िए, जो है प्रोडक्टिव पढ़िए, उसका कुछ प्रोडक्ट निकले, ऐसे पढ़िए, ऐसे रीड मत करते जाइए, समझ के पढ़िए। जल्दबाजी में जो है ये ना हो बस पढ़ते ही गए, समझ में कुछ आया नहीं है ना। निरंतरता बनाए, धैर्य बनाए रखें, ये भी ध्यान रखें ये एक लंबी प्रक्रिया है, कोई छोटी बात वो नहीं है, एक मैराथन की तरह है। आप एक दिन में सारा कंप्लीट नहीं कर लेंगे, एक दिन में ये सारा सिलेबस नहीं पढ़ लेंगे। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को समझना है UPSC के एग्जाम को, और सिलेबस को समझेंगे तभी आपकी जो है पढ़ाई अच्छे से होगी। पढ़ाई अच्छे से होगी तो आप एग्जाम भी अच्छे से दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें, साथ ही साथ इस आरंभ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इस पर कई आपके लिए ज़रूरी और उपयोगी वीडियो आते रहेंगे, और आ भी रहे हैं, तो उन्हें देखिए जा करके, तुरंत सब्सक्राइब कर लें इसे। ठीक है, धन्यवाद।